हेलो, नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपी पीएससी, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी के सारे एग्जाम्स के प्रश्न हमने कलेक्ट करके करीब 2000 प्रश्न हमने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, जिसमें आपको पर डे हम 20 प्रश्न की प्रैक्टिस करवाते हैं। उसमें आपको लग रहा होगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और उनकी प्रैक्टिस जो हम लोग करवाते हैं, जो उसकी व्याख्या करते हैं, वो और इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसी क्रम में हम लोग 23वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। तो आज का क्या प्रश्न होता है, आज 20 प्रश्न कौन कौन से हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न क्या भैया? महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? बड़ा फेमस प्रश्न है और ये यूपी ट्रिपल एससी ने 2 दफा पूछा है इसको, है ना। तो महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने या ज्योतिबा फुले ने? बताओ भैया, किसने किया था आरंभ? देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर इसको महाड़ सत्याग्रह कहा जाता है, इसको महाड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाड़ सत्याग्रह। इसको महाड़ सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो आरंभ है वो बेसिकली 1924 में हुआ था। 9 मार्च 1924 को इसका आरंभ हुआ था, ठीक है। और ये इसका आरंभ हुआ कहाँ से था? तो इसका आरंभ हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ से? महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के किताबी जिले में जो है ये एक स्थान महाराष्ट्र में पड़ता है, महाड़। बेसिकली ये यहीं पे हुआ था आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन के माध्यम से जो है दलितों को सार्वजनिक तालाबों, कुओं से पानी पीने और उनके माध्यम से पानी के उपयोग का अधिकार दिलाना जो है इसका बेसिकली मेन उद्देश्य इसका यही था, ठीक है। कौन शुरू किया था? तो इसको शुरू करने वाले जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने पहली दफा जो है दलितों के उत्थान के लिए, किसके? दलितों के उत्थान के लिए। आप देखते होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता कांड जो करता है, बेसिकली जो दलितों को उत्थान संबंधित है, जो छुआछूत है उसको खत्म किया जाए, है ना। तो और ये भी जैसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा या भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा पहला आंदोलन कौन सा शुरू किया गया था? तो वो आपका महाड़ सत्याग्रह ही था, ठीक है। तो 9 मार्च 1924 शुरू किया गया था महाड़ सत्याग्रह, और इसको शुरू करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दलितों के उत्थान के लिए लाया गया था। बेसिकली इसका उद्देश्य जो है वो दलितों को सार्वजनिक तालाब, कुओं से पानी पीने के और उसके माध्यम से पानी के उपयोग का अधिकार जो है इनको दिलाना उद्देश्य था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अब सरदार पटेल हैं, जाहिर सी बात है 1928 में आपका जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह हुआ था। तो इसमें इन्होंने जो है इनको सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने जो है दी थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी की जो है इन्होंने कई सत्याग्रह किए। 1915 में जब ये आए वापस 9 जनवरी 1915 को, उसके बाद जो 1917 में, 1918 में, 1919, उसके बाद आगे चल बहुत सारे आंदोलन इन्होंने किए जो है भारत की आज़ादी में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। बताओ भैया कौन इसमें था? देखिए, अगर हम बात करें जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की, तो ये तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 1919 का जो अधिनियम था इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार जो है इसमें पूछा जाता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो सिलेबस उसमें 1935 को बेसिकली मेंशन कर रखा है। तो एक दिन हम उसकी क्लास लेकर के आने वाले 1935 के लिए, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसमें जो है जैसे अब अगर 1909 की बात कर लेते हैं पहले, तो 1909 मार्ले मिंटो एक्ट आप नाम सुनेंगे क्या? मार्ले मिंटो एक्ट। तो मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था। यहाँ पे बेसिकली मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात कही गई थी। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए निर्वाचन में आरक्षण की बात यहाँ पे, मतलब मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दे दिया था जो है निर्वाचन में। तो ये 1909 का था। लेकिन 1919 जो था इसमें ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए जो है सिख और ईसाई तथा एक कॉन्सेप्ट जो भी खत्म हुआ है 105वें संविधान संशोधन के द्वारा, आंग्ल भारतीय, इनको भी अलग से आरक्षण दिया गया। और इसके साथ ही जो यूरोपीय थे
क्या थे, जो यूरोपीय थे उनके ऊपर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो है पहली दफा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, क्या, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो बेसिकली 1919 के अधिनियम से ही लागू की गई थी। ठीक है, और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था, लेकिन ये केवल कहने की बातें थी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर बंटवारे दिन ब दिन चल रहे थे, जिसका हालांकि विरोध भी बाद में जब 1932 का इनका चार्टर आता है जिसमें दलितों के लिए अलग से जो है व्यवस्था की जाने की बात कही जाती है, तो उसके बाद जो पूना समझौता, आप लोग जानते हैं पूना समझौता हुआ गांधी जी के द्वारा जो यरौदा जेल में, तो उसके बाद मतलब इनका बेसिक उद्देश्य 1905 से ही ये था कि इनको बांट के रखा जाए, ताकि जब एकजुट ना हो पाएंगे तो फिर ये आज़ादी के लिए मांग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यही जैसे प्रांतों में द्वैध शासन, अब यहीं पे अगर पूछ ले 1905 केंद्र में द्वैध शासन, क्या केंद्र में द्वैध शासन, तो 1935 के द्वारा लाया गया था। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए भारतीय संविधान का करीब 255 अनुच्छेद जो है ये 1935 पर ही आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? 2 सितंबर 1946 को, 14 सितंबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को, 14 नवंबर 1946 को, बताइए। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 24 अगस्त 1946 को, कब डेट मेंशन कर लीजिए, 24 अगस्त 1946 को इन्होंने क्या किया था? 24 अगस्त 1946 को भारत में पहली अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। क्या किया इन्होंने? घोषणा की। ठीक है, और इस अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? गठन की घोषणा जो है, घोषणा तो इस 24 अगस्त 1946 को, गठन कब हुआ इसका? तो गठन हुआ आपका 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब आई? तो प्रारंभ में मुस्लिम लीग जो है इसमें भाग नहीं ली थी। जब कुछ दिन बीते, करीब 1 महीने बीते हैं, तो 26 अक्टूबर, कब? 26 अक्टूबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। तो इसमें अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। कौन? मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो घोषणा कब की थी? तो 24 अगस्त 1946 की थी। गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ। और इसमें मुस्लिम लीग कब सम्मिलित हुई? 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लेमेंट एटली या सिरिल रेडक्लिफ? बताओ भैया कौन इसमें राइट आंसर होगा। देखिए जब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित किया गया कि भारत और पाकिस्तान जो है अलग अलग देश होंगे, तो इस सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे, कौन? सीमा आयोग के अध्यक्ष, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ था। बात क्लियर है? इन्हीं के नाम पे भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। यह सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। कर्तव्य है कि अध्यारोपित सीमा रेखा एक ऐसी सीमा रेखा होती है जो दूसरे देश के द्वारा बनाई जाती है, अर्थात वहाँ के निवासियों द्वारा नहीं बनाई जाती। जैसे आप गांव में देखते होंगे, जैसे बंटवारा होता है तो तीसरी पार्टी आती है। जैसे मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता भैया यहाँ से यहाँ तक इधर आप रहेंगे और इधर आप रहेंगे, मतलब थर्ड पार्टी इसमें सम्मिलित होती है। ये दोनों लोग नहीं मिलकर डिसाइड करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही नदी, साबरमती, कोयना या ताप्ती नदी? बताओ भैया। देखिए खंभात की खाड़ी जो है, आप देखेंगे जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, जैसे ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो खंभात की खाड़ी आपकी यहाँ है। कहाँ है? यहाँ खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है। बात क्लियर है? मतलब ये कह सकते हैं जैसे ये एरिया जो है, बाकी है तो ये अरब सागर, क्या है तो ये अरब सागर। बेसिकली ये एरिया जो है आपका, ये खंभात की खाड़ी का एरिया माना जाता है। ठीक है, मतलब गुजरात में स्थित है ये। तो खंभात की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो आपकी नर्मदा, ताप्ती,
माही, साबरमती। साबरमती ये ऐसी नदियां हैं जो आपके खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। देख लीजिए, नर्मदा, ताप्ती, माही भी गिरती है, साबरमती भी गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, नर्मदा भी है। कोयना जो है ये नहीं गिरती है। कोयना नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और कराड़ में कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। तो बेसिकली जब कृष्णा नदी है तो ये जाके गिरती है आपका बंगाली खाड़ी में, तो यहाँ पे तो इसका कोई असर नहीं है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हम लोग दक्षिण भारत की सुनते हैं, भारत की सुनते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन जो प्रश्न पूछा गया है, मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जयंती पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ या शिलोंग चोटी? बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर है। देखिए, मेघालय पठार जो है ये प्रायः द्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ठीक है, जो द्वीपीय पठार उसी का विस्तार है, जो भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तथा मेघालय पठार की जो सबसे, अगर आपसे, जैसे ये मेघालय, ये पठार है ना, ये मेघालय का पठार है, तो मेघालय का जो पठार है ये बेसिकली इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है शिलोंग। कौन है? शिलोंग चोटी जो है ये सबसे ऊंची चोटी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मेघालय पठार सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी शिलोंग चोटी है। जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं ये बेसिकली यहाँ पे आपका मेघालय का पठार पड़ता है। यहाँ पे मेघालय पठार है, तो यहाँ पे आपका गारो, यहीं पे आपका खासी, गारो, खासी और यहीं पे आपकी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ यहाँ भी मेघालय के पठार का ही भाग है। लेकिन ये क्या है, बेसिकली जो मेघालय का पठार ये सबसे ऊंची चोटी नहीं इसकी है, ये भाग इसके हैं। ठीक है, जबकि मिकिर पहाड़ी जो है, जो मिकिर पहाड़ी आपकी इसमें ऑप्शन सी जो दिया है, मिकिर पहाड़ी जो है ये बेसिकली असम का पार्ट है। जैसे यहाँ पे आप असम आएंगे ना, ये असम, जब असम आप आएंगे तो काजीरंगा उद्यान के दक्षिण में स्थित है। ये यहाँ पे दक्षिण में स्थित है, ये आप ऐसे कर लेंगे तो दक्षिण में स्थित है, जो कि कार्बी ओंगलोंग पठार का हिस्सा है। और इसकी, जैसे आपसे पूछे कि जो मिकिर पहाड़ियाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ले, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दम्बू चको। क्या है? दम्बू चको चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर है? तो इसमें अगर आपसे पूछा मेघालय पठार सबसे चोटी तो आप बताएंगे शिलोंग चोटी। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों की तीनों ये पहाड़ियाँ भाग इसके हैं, लेकिन इसकी चोटी सबसे ऊंची नहीं है। मिकिर पहाड़ी जो है ये ओंगलोंग पठार का भाग है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दम्बुचको है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या है? 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में या बिहार में? बताओ भैया। देखिए, जो वर्ष 2011 की जनगणना है इसके अनुसार जो है हरियाणा राज्य में जनजातीय संख्या बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में ये जनजात विहीन है। ठीक है, हरियाणा के अलावा पुडुचेरी, जैसे आपसे और का पूछा जाए और कहाँ कहाँ नहीं है, तो हरियाणा के अलावा भी आपके पुडुचेरी, कहाँ पे? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में भी कोई अनुसूचित जनजात नहीं पाई जाती है। अगर यही आपसे पूछ ले सर्वाधिक अनुसूचित जनजात कहाँ पाई जाती है, क्या किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तथा केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछ ले आपसे तो दादर नागर हवेली में सर्वाधिक, जैसे अगर यहीं पे आपसे केंद्र पूछ ले, केंद्र, तो केंद्र हो जाएगा दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, ये आपके मिल जाती है। ठीक है, 15वीं जनगणना में जो है 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जो है, ये भी प्रश्न बनता है कितने परसेंट जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या है, तो करीब 8.6% इनकी जनसंख्या मानी जाती है। तो बात क्लियर है, इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, 8वां क्या भैया? 8वां है भूटिया जनजात अपने पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में? बताओ भैया कहाँ पाई जाती है? आपको पता है भूटिया जनजात जो है अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए तथा एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है ऋतु प्रवास। ये यूपीपी का प्रश्न है, ऋतु प्रवास।
जैसे ये यूपीपी में पूछा गया कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, तो बेसिकली जो भूटिया जनजाति है वो ऋतु प्रवास के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, इनका निवास जो है, भूटिया जनजाति का जो निवास है वो बेसिकली सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है, नागालैंड में, जिसे यहाँ पे नागालैंड की बात कर लें तो जो नागालैंड है यहाँ पे नगा गारो कुकी है ना। उसके बाद जो है आपका मिकिर जनजाति, ये भी इसमें नागा गारो कुकी मिकिर ये नागालैंड में आती हैं। ठीक है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे डफला आता है, मिसमी आता है, पूछा जाता है, एसएससी ने बहुत बार पूछ रखा है मिसमी। उसके बाद आपका अबोर, क्या होता है, अबोर, ये भी होता है। यहाँ पे अगर हम त्रिपुरा की बात कर लें तो त्रिपुरा में लुसाई, उसके बाद ओरांग जो त्रिपुरा में पाई जाती है ना। तो ये सब सारी जातियाँ जो हैं, जनजातियाँ, ये आपके यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसमें आपसे पूछा क्या, भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति जो है ये सिक्किम में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें किसकी, पूछ रहा है किस में जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो एक क्रम आप नोट कर लीजिए। हो सकता है आपसे फिर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व में, अगर क्रम राज्य के अनुसार पूछ लिया जाए तो इस जो 2011 की जनगणना रिपोर्ट है उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है। तो इसमें राइट आंसर तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन बिहार ऑप्शन में कल को नहीं रहता तो क्या करेंगे, कभी दूसरा पूछ लेता है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है। कितना भैया, इसका जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आता है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, तो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो भैया 1028 है। ठीक है, उसके बाद केरल की बात करें तो केरल की कितना जनसंख्या घनत्व तो आपका 860 है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो जैसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका 829 है। बात क्लियर है। भारत की जो औसत जनसंख्या घनत्व है, भारत का अगर आपसे पूछ ले, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व अगर पूछे आपसे कितना है तो वो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बात क्लियर है। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बिहार। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्या है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कावेरी बेसिन। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो है भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख साधन जो है वो बेसिकली भारत में सबसे प्रमुख साधन जो है वो खनिज तेल और पेट्रोलियम है। तो खनिज तेल जो प्रथम में आता है, प्रथम में खनिज तेल व पेट्रोलियम, और दूसरे नंबर पे आपका जो है अगर आपसे कभी सेकंड नंबर पूछा जाए तो उसका ना आता है कोयले का। ठीक है, तो कोयला जो सक्रिय रूप से बेसिकली इसमें भाग दूसरे नंबर पे आता है। भारत में कोयला फर्स्ट नंबर पे आता है, माफ़ करिएगा, कोयला फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद जो है खनिज तेल और पेट्रोलियम आते हैं। तो भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन जो खनिज तेल और पेट्रोलियम है। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में असम का डिगबोई है ना, मुंबई में बम्बई हाई है, और जो कृष्णा और गोदावरी का बेसिन क्षेत्र पड़ता है बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, तो उसमें भी जो है जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है ये सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उपस्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। तो आप जैसे पूछे कृष्णा गोदावरी बेसिन है कहाँ पे, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी बेसिन कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। बात क्लियर है। ये बेसिकली आपका कोयले के बाद सर्वाधिक जो है खनिज तेल और पेट्रोलियम यहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर लेते हैं। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, रूस में या यूक्रेन में? बताओ भैया कहाँ स्थित है। देखिए अगर हम बात करें जो है रूस की, जैसे रूस की हम बात कर लें तो ये रूस ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है
ठीक है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। इसका कुछ पार्ट एशिया में है और कुछ पार्ट यूरोप में भी है। बेसिकली सारा पार्ट जो इसका राजनीतिक रूप से सक्रिय है वो यूरोप में ही है। ठीक है, तो अगर और बात करें रूस के विषय में, तो ये सबसे बड़ा जो है देश है, सबसे बड़ा देश है ये। ठीक है, सबसे बड़ा देश है। और यूरोप का जो सबसे उच्चतम, मतलब यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक जो माउंट एल्ब्रूस है वो यहीं रूस में स्थित है। ठीक है, इसमें एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत भी है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये करीब 5633 किलोमीटर स्थित है। इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने क्षमता संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। देखिए भैया 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। बात क्लियर है। उसमें 5 आधार दिए गए हैं। ठीक है, 5 आधार दिए गए हैं और इन 5 आधारों पर यह कहा जाता है कि साहब इसमें जो है आप भेदभाव नहीं करेंगे ना, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव जो है वो मना किया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। 2 टर्म इसमें है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा टर्म है विधियों का समान संरक्षण। क्या है, विधियों का समान संरक्षण। जो ये कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका का है। और विधि के समक्ष समानता ये इंग्लैंड का है। ये इंग्लैंड का जो लॉ है वहाँ से प्रेरित है और ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के निरपेक्ष सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है राज्यों। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो बढ़ावा देने के लिए बात है तो वो बेसिकली आपका इसमें DPSP जब आप ख़त्म कर रहे होते हैं, जैसे अब मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं। बात क्लियर है। नीति सिद्धांत जो आपका है ये बेसिकली 36 से लेकर के और 51 तक है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आपका 51 क में है, 51(1) के क से लेकर के अपना 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ दिया गया है। बात क्लियर है। तो इसमें जो है जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि साहब जैसे कहाँ पे है, तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद 51 में है। बात क्लियर है। तो अनुच्छेद 51 के तहत ये वर्णित है। तो 51 आएगा किस में, DPSP में आएगा। किस में आएगा, DPSP। और पूछ लिया जाए राज्य के नीति सिद्धांत जो है ये लिए कहाँ से गए, तो ये बेसिकली प्रेरित कहाँ से हैं, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से ये प्रेरित हैं। बात क्लियर है। तो DPSP आपके यहीं से प्रेरित है 36 से 51 तक। इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखिए अगर आप भारतीय संविधान का भाग 6 आप देखेंगे, कौन सा, भारतीय संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 153 से लेकर के, अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक ये वर्णित है। ठीक है, इसमें राज्य के राज्यपालों के विषय में वर्णन किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, पूछा जाता है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे राज्य की कार्यपालिका वास्तविक प्रमुख जो होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री। बात क्लियर है। तो राज्यपाल हो गया इसमें। राज्यपाल होता है, राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया सकता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पूछा क्या गया है, इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद
61 यहाँ लिखा है में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए महाभियोग की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की बात कही गई है, महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन बताया गया है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो एक ही आधार है वो है संविधान का अतिक्रमण। क्या? संविधान का, अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो है महाभियोग चला सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, अनुच्छेद ये भी बात सही, ठीक है। बस ये है कि जब किसी सदन में प्रस्तुत किया जाए तो इसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। अगर आप जैसे संविधान के अतिक्रमण का आप लेके अभिप्रेत से आप जा रहे हैं संसद में तो कम से कम उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। अगर जिस सदन में आप पेश कर रहे हैं उस सदन में पेश करने से 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। और जब ये आप लेके जा रहे हैं तो इसमें कम से कम संबंधित सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत जो है, 2/3 बहुमत आपको हासिल हो, मतलब 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है तो दूसरे सदन में जांच के लिए भेजा जाता है। या दूसरा सदन भी प्रथम सदन की भांति ही महाभियोग प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त समझा जाता है। तो बेसिकली 3 आधार तो इसमें राइट है। महाभियोग 2/3 बहुमत जो होता है ना, एक पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, 2/3 बहुमत का आप उसके हकदार हों तब आप महाभियोग लेके आए। नहीं तो ऐसे नहीं विपक्ष अभी कुछ दिन पहले लेके आया था तो ऐसे नहीं होता है ना। तो बेसिकली जो है इसका राइट आंसर राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघनों के लिए महाभियोग चला जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। केवल और केवल एकमात्र आधार है वो है संविधान का अतिक्रमण। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? मंद औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, ऑप्शन डी है औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति। बताओ भैया किससे थे ये? देखिए महात्मा गांधी भारत में तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्यों? इस बात से गांधी जी को, जैसे ये जो तीव्र औद्योगिकरण से इन्होंने कहा था भारत गाँव में बसता है, तो अगर गाँव में बसता है तीव्र औद्योगिकरण तो इसमें गाँव प्रभावित होंगे। इन्होंने जो इनकी एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, एक पुस्तक आप सुने होंगे हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में गांधी जी ने खुद लिखा है कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण से सैकड़ों भारतीय मजदूर, बुनकर, जुलाहे व अन्य आम जनता बेरोजगार हो गई है। अतः वे इसके विरोधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे। तो दोनों का इसमें विरोधाभास होता था। जवाहरलाल नेहरू थे वो कहते थे कि साहब अगर तीव्र औद्योगिकरण नहीं होगा तो भारत पीछे रह जाएगा। गांधी जी कहते थे नहीं, भारत गांव में बसता है, जो वहाँ के लोग हैं वो जो है इसमें अच्छा वो नहीं कर सेट हो पाएंगे, तो इसमें धीरे धीरे जो है मंद औद्योगिकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। ठीक है सॉरी, जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? 898, 912, 916, 902। बताओ भैया जो लिंगानुपात जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है तो इसमें बाल लिंगानुपात जो है आपका 902 है। इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, 902 है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में इस देश में पूरे भारत के लगभग 16.50% जनसंख्या निवास करती है, जो 2001 में 16.16% थी। बात कीजिए, इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? क्रेवास, या इसी को हम लोग कभी कभी केरवास बोलते हैं, केरवास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भागीरथी, काठमांडू या अराकू। बताओ भैया इसमें से क्या सही है? देखिए हिमालय जो पर्वत तंत्र है वो जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। जैसे ये आपका हिमालय है ना, ये आपका हिमालय है, तो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। तो भाई तिब्बत तो यही है, तिब्बत यही है आपका, तिब्बत से अलग कर रहा है ये। उत्तर से दक्षिण क्रम में 3 समानांतर श्रेणियां जो है ये स्थित हैं। जैसे यहाँ से आप आएंगे तो आप यहाँ से सबसे पहले आप महान हिमालय, यहाँ पे महान हिमालय, महान हिमालय, फिर यहाँ पे आपका आएगा मध्य हिमालय, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका मध्य हिमालय। उसके बाद आपका शिवालिक जो पार्ट है, ठीक है, बाह्य हिमालय। तो पश्चिम से बाह्य हिमालय, बाह्य
हिमालय, ठीक है। तो ये करीब यहाँ से यहाँ तक की जो हिमालय की दूरी है वो करीब 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए है। तो करेवास भी जो है ये आपका अवस्थित है, भागीरथी भी अवस्थित है, काठमांडू भी जो है अवस्थित है। लेकिन जो अराकू है ये बेसिकली इसका पार्ट नहीं है। अराकू घाटी जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक हिल स्टेशन के रूप में है। ये क्या है? एक हिल स्टेशन है, ठीक है। ये बेसिकली पर्वत श्रृंखला का पार्ट नहीं है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजयलक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अरवा या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। देखिए सर, इसकी बात करें तो जो है सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश या भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कहाँ पैदा हुई थी, तो इनका जन्म जो है ये करीब 1879 में हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू को जो है इनको भारत कोकिला पूछा जाता है, भारत कोकिला, ठीक है। भारत कोकिला जो है के रूप में जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, ये अध्यक्ष भी रही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल आपको लग रही हो, तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।